हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर लेसन 19 पर। तो लेसन 18 तक हमने 1 जनवरी 2019 से लेकर 16 मई 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था, तो वो सब हमने लेसन के अंदर देख लिया है। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने जो बाकी के सारे लेसन हैं प्लेलिस्ट के, वो सारे आपने वहाँ पर देख लिए हों। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर मिलते रहें, और इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड या फिर ईपीएफएस से रिलेटेड, या फिर आपकी जो भी कंपटीशन से रिलेटेड आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, तो वो सारे आप चाहते हैं कि आपके कवर हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया था। पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली होता है क्या है, मतलब चला के देखना, ठीक है। जैसे कि हम वहाँ पर ट्रायल रूम में ट्रायल करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर चला के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर देखा था, जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। एंड बेसिकली स्टार्ट क्यों किया गया था, क्योंकि लाइफ साइकिल हमें यहाँ पर देखने थी केसेस की। क्योंकि जैसे कि आप देखते होंगे कि इंडिया की जो जुडिशरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन यहाँ पर होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मोर देन 50,000 केसेस यहाँ पर पेंडिंग चल रहे हैं। एंड जो देश की वेरियस हाई कोर्ट्स है वहाँ पर तो लाखों केस पेंडिंग है। एंड इवन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे भी लाखों की संख्या के अंदर केसेस पेंडिंग है यहाँ पर। तो जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट उसी को यहाँ पर देखते हुए चलाया गया था, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक तो क्या है, केसेस बहुत ज़्यादा है, एंड इसके अलावा सिविल से ज़्यादा जो क्रिमिनल केसेस है, मतलब ऐसे केसेस जिनके अंदर क्राइम इन्वॉल्व हुआ है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए थे। तो उसी को देखते हुए केसेस को स्टडी करने के लिए कि कैसे कैसे आगे हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, कैसे कैसे केसेस का जो बर्डन है वो हमें यहाँ पर कम करना है, एंड कैसे जुडिशरी के अंदर और ज़्यादा हमें रिफॉर्म लेके आना है, तो वो यहाँ पर जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास केरला से रिलेटेड। तो केरला के ने अभी यहाँ पर क्या किया है, केरला पर्पल फ्रॉग टू बी डेजिग्नेटेड एज केरला स्टेट एम्फीबियन। तो जो पर्पल कलर का फ्रॉग होता है, ये बेसिकली होता है कि पर्पल कलर में होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। एंड इसके अलावा इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा स्वेली होती है, मतलब थोड़ी सी फूली हुई इसकी बॉडी यहाँ पर होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने अभी इसको अपने यहाँ का स्टेट एम्फीबियन यहाँ पर बनाया है। तो केरला ने इसका बनाया है। एंड इसका जो साइंटिफिक नाम है वो इसको हम बोलते हैं एन साइया ड्रेनेसिस, ठीक है। एंड इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, नसिका बा ट्रेचस साइया ड्रेनेसिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ आल्सो नोन एज मावेली फ्रॉग और पिग्नोस फ्रॉग। तो इसको मावेली फ्रॉग या पिग्नोस फ्रॉग नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जब आप इसकी पिक्चर देखेंगे यहाँ पर, देन आपको पता लगेगा कि ये सिमिलरली समथिंग, जैसी इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एज ए पिग की तरह यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ को पिग नोस फ्रॉग भी यहाँ इसको बोला जाता है। एंड ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में। एंडेमिक का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंडेमिक का बेसिकली मतलब होता है कि वो जो चीज़ है वो उसी जगह पाई जाती है, इसके अलावा वो चीज़ कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो ये जो फ्रॉग है, पर्पल फ्रॉग, ये ओनली वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही यहाँ पर पाया जाता है। एंड ये इंडेंजर्ड है इन IUCN रेड लिस्ट। तो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, जिसके अंदर वेरियस जो एनिमल्स है, जो चीज़ें होती है, उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है कि उनका कितनी स्पीसीज यहाँ पर उनकी बची हुई है। तो उस कैटेगरी के अंदर इसको यहाँ पर इंडेंजर्ड यहाँ पर रखा गया है। तो ये पॉइंट है सारे जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको ये जो पॉइंट्स है याद होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है सिंगापुर से रिलेटेड। तो लास्ट जो लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि फेक न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर काठमांडू के अंदर समिट हुई थी। इसके अलावा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम थी कि फेक न्यूज़ हमें नहीं करनी है। इसके अलावा इलेक्शन इन द टाइम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको थीम भी बताई थी 2019 की। तो सिंगापुर ने अपने यहाँ पर एक कॉम्बेट फेक न्यूज़ के लिए, मतलब फेक न्यूज़ को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, फेक न्यूज़ को यहाँ पर टैकल करने के लिए अपने यहाँ पर लॉ बनाया है, जिसके अंदर अगर कोई फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलाता है तो उसके ऊपर लगभग 85 लाख रुपीज़ यहाँ पर फाइन रखा जाएगा, या फिर इसके अलावा 6 साल की उसको जेल भी हो सकती है, और कुछ केसेस के अंदर दोनों भी यहाँ आपको सज़ा मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सज़ा का जो प्रावधान है वो कितना ज़्यादा है। इंडिया के अंदर बेसिकली यही मानते हैं कि कानून को जो फॉलो ना करने की जो बात होती है वो इसी वजह से लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि सज़ा बहुत ज़्यादा कम है। अगर रेप की सज़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं फेक न्यूज़ की जो सज़ा है 85 लाख रुपीज़, कितनी बड़ी रकम होती है। इसके अलावा 6 साल की जेल, तो लोग भी यहाँ पर डरेंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी
होते हैं तो उनका बेसिकली मीन होता है कि लोग उसको फॉलो करें, चाहे डर से करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन देश एक अच्छे पद पर यहाँ पर अग्रसर होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर ने यहाँ पर अपने यहाँ पर जो लॉ है वो यहाँ पर पास कर लिया है। एंड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट किसने किया था, तो मलेशिया ऐसी कंट्री थी फर्स्ट जिसने यहाँ पर जो फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए अपने यहाँ पर लॉ पास किया था। एंड वो कब किया था, 2018 के अंदर किया था। देन सिंगापुर ने किस ईयर के अंदर किया है, तो सिंगापुर ने यहाँ पर किया है 2019 के अंदर। तो एक जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कर्नाटक से रिलेटेड। तो कर्नाटक से रिलेटेड हमारे पास क्या न्यूज़ है, तो कर्नाटक का जो नागरहोल नेशनल पार्क था ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था। तो इसको आपसे पूछा भी जा सकता है नागरहोल नेशनल पार्क देखे, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी एलटीटी के द्वारा। एंड एलटीटी के बारे में मैंने आपको पूरा जो लेसन है उसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर है। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी बोला जाता है। एंड ये ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर का भी यहाँ पर पार्ट है, जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर लॉन्च हुआ था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी टाइगर को कंजर्व करने के लिए। तो उसका ये पार्ट भी है। एंड इसको टाइगर रिजर्व कब यहाँ पर घोषित कर दिया गया था, तो 1999 के अंदर इसको यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है इसको यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। एंड बेसिकली इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उस टाइम पर लगभग 6 से 7 जो टाइगर्स हैं उनके जो कप्स हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, तो वो यहाँ पर मर गए थे, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। उस वजह से ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में आ गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट के अंदर है, प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है या नहीं है, या फिर टाइगर रिजर्व है या नहीं है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर थर्ड कंपनी यहाँ पर बन गई है जो $1 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन है, मतलब मार्केट के अंदर कंपनी की कितनी वैल्यू है अगर आप उसको बेचने जाओ, तो माइक्रोसॉफ्ट भी अब यहाँ पर $1 ट्रिलियन की यहाँ जो कंपनी है वो यहाँ पर बन गई है। एंड ये थर्ड कंपनी यहाँ पर बनी है। इससे पहले 2 कंपनी और थी जो जिनकी वैल्यूएशन इतनी थी। वो कंपनी कौन कौन सी है, एप्पल, आपने सुना होगा जब एप्पल के मोबाइल आते हैं तो कितनी भीड़ लगती है, कितने ज़्यादा कॉस्टली उसके मोबाइल आते हैं। एंड अमेजोन के बारे में आपने तो सुना होगा, दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, ठीक है। तो उन दोनों की कंपनी यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर थी। एंड थर्ड नंबर पर यहाँ पर अब माइक्रोसॉफ्ट आ चुकी है। तो $1 ट्रिलियन की उनकी यहाँ पर जो वैल्यूएशन है यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरलैंड से रिलेटेड। तो आयरलैंड से रिलेटेड हमारे पास क्या न्यूज़ है, बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर ए क्लाइमेट इमरजेंसी। तो ये यहाँ पर सेकंड कंट्री बन गई है जिसने अपने देश के अंदर क्लाइमेट इमरजेंसी यहाँ पर लागू की है। इमरजेंसी इन द सिचुएशन, आपको पता होता है कि इमरजेंसी जब लागू की जाती है तो लोगों के हक यहाँ पर छीन लिए जाते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो होती है वो फॉलो की जाती है। लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी के अंदर क्या होता है कि अगर क्लाइमेट आपके देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ रहा है देन क्लाइमेट इमरजेंसी यहाँ पर लगाई जाती है। तो आयरलैंड ऐसा यहाँ पर दूसरा देश बन गया था जिसने अपने यहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी यहाँ पर लगाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आयरलैंड सेकंड यहाँ पर बना है तो फर्स्ट यहाँ पर कौन था, तो फर्स्ट था यहाँ पर EU जो यूरोपियन यूनियन, जो जैसे के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो यहाँ पर फर्स्ट था जिसने अपने यहाँ पर जो क्लाइमेट इमरजेंसी थी उसको यहाँ पर लगाई थी। देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ व्हाट दैट मीन्स बट बाय मैनी लोकल एरियाज दे से वांट टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। एंड कार्बन न्यूट्रल इनको बनना है 2030 तक। एंड 2030 तक जो मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत सारे यहाँ पर गोल्स भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उनका भी जो भी टारगेट है वो भी 2015 से लेकर 2030 तक का उनका टारगेट है यहाँ पर। तो कार्बन न्यूट्रल यहाँ पर बन रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो व्हीकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पर कार्बन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। एंड कार्बन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैजार्डस यहाँ पर होता है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होगा कि जितना कार्बन यहाँ पर निकल रहा है उसको कम करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे अच्छे मेजर्स लें, ट्रीज़ लगाएं, एफोरेस्टेशन करें। इसके अलावा और जो बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम करें, ताकि जितना कार्बन यहाँ पर निकल रहा है उतना ही कार्बन हम यहाँ पर डंप कर सकें, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर बराबर हो सके। तो इससे होगा कि 2030 तक हमें जो कार्बन न्यूट्रल है इसको यहाँ पर बनाना है। तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है क्लाइमेट इमरजेंसी की। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट टू क्रिएट DNA प्रोफाइल ऑफ ऑल राइनोस इन द कंट्री। इंडिया के अंदर जितने भी राइनोस पाए जाते हैं उसके यहाँ पर DNA प्रोफाइल यहाँ पर की जाएगी। एंड बेसिकली एशिया के अंदर जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसके अंदर 3 स्पीसीज यहाँ पर जो राइनोस की है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। एक तो होता है वन हॉर्न राइनो, इसके अलावा जावा एंड सुमत्रान। एंड लास्ट लेसन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने यहाँ पर एक जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर साइन किया है नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, जो मलेशिया है उनके साथ, ताकि इनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके। एंड बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि एशिया के अंदर तो ये तीनों स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा
इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, तो ओनली जो वन हॉर्न राइनो वाली जो स्पीसीज़ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो इसके बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो बाय 2021 द प्रोजेक्ट डेडलाइन द इंडियन राइनो कुड बी द फर्स्ट वाइल्ड एनिमल इन इंडिया टू हैव ऑल इट्स मेंबर डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर रखने का, तो अगर 2021 तक सब काम अच्छे से हो जाता है तो इंडियन जो राइनो है वो फर्स्ट ऐसी स्पीसीज बन जाएंगे जिनके जितनी भी स्पीसीज रहेंगी सबका यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन कर्बिंग पोचिंग एंड गैदरिंग एविडेंस इन वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वॉल्विंग राइनोस। एंड इस प्रोजेक्ट के द्वारा होगा क्या, एक अवेयरनेस भी यहाँ पर क्रिएट होगी एंड डीएनए प्रोफाइल रहेगी तो पता रहेगा कि कौन सा डीएनए किस यहाँ पर था, राइनो का था। तो इससे जो पोचिंग वगैरह होती है, मतलब उनका जो शिकार वगैरह होता है वो भी यहाँ पर कम होगा एंड इनके खिलाफ जो क्राइम वगैरह होते हैं, इनको जो मार के इनकी स्किन वगैरह बेची जाती है और भी बॉडी पार्ट्स का यहाँ पर जो सौदा किया जाता है तो वो भी यहाँ पर रुकेगा। तो उससे एक एविडेंस यहाँ पर लोगों को पता लग जाएगा। एंड द डाटाबेस विल बी होस्टेड इन द वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन देहरादून। तो ये जो डाटा मिलेगा, मतलब जो डीएनए प्रोफाइल करके जो डाटा मिलेगा उसको कहाँ पर रखा जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर रखा जाएगा, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट डीएनए प्रोफाइल किस स्पीसीज़ के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो वन हॉर्न राइनो के लिए लॉन्च किया गया था। इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पर मिलती है, तो ओनली वन हॉर्न राइनो स्पीसीज़ यहाँ पर मिलती है। एंड इसका भी जो 90% जो स्पीसीज़ है वन हॉर्न राइनो की वो कहाँ पर मिलती है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम का, उसके अंदर यहाँ पर मिलती है। तो एक पॉइंट और ये हो जाएगा आपको। इसके अलावा किन किन देशों के साथ इंडिया ने इसके लिए यहाँ पर काम किया था, तो नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ यहाँ पर काम किया हमने, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसका जो डाटाबेस है वो कहाँ पर रखा जाएगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, तो वो भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वो कहाँ पर रखा जाएगा, देहरादून के अंदर यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट से आपसे यहाँ पर सिंगल हैंडेडली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस पे भी आपसे यहाँ पर सारे स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास WHO से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, अभी कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विद द इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ग्लोबल फूड सप्लाई बाय 2023। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैटी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना इतना चल रहा है, तो कोरोना उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जो ज़्यादा मोटे हैं या फिर जिनका जो ब्लड बीपी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है, जिनके हेल्थ इश्यूज़ उनको पहले से हैं। तो उसका एक बेसिकली मीन होता है कि अगर आपका हेल्थ सही है, आपका खान पान सही है, तो आपको सारी जो चीज़ें हैं, आपकी पूरी बॉडी है वो अच्छे से यहाँ पर काम करेगी। तो खाने के अंदर जो सबसे एक बेकार जो एलिमेंट माना जाता है वो माना जाता है फ़ैट। बहुत सारे जो फैट होते हैं वो गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं। तो गुड फूड तो अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एक लस्चरस बनाता है, एक चिकनापन जो लाता है स्किन के अंदर। लेकिन जो बहुत सारे जो फैट्स होते हैं बेकार के, जैसे कि आप देखते हैं ऑयल के अंदर जो रिफाइंड ऑयल होता है उसको रिफाइन कर करके एकदम जहर बना दिया जाता है। इसके अलावा बाहर जो हम फ्राइड जो चीज़ें खाते हैं, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो कचौरी हों, चाहे वो छोले कुलचे हों, तो उन सब के अंदर भी क्या होता है, एक ही जो ऑयल होता है उसको कंटिन्यूसली वो यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा जो वो बेकार है, उसकी मतलब जो बेकार प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो WHO ने यहाँ पर IFBA के साथ यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके तहत वो 2023 तक जो ट्रांस फैट है उसको यहाँ पर ग्लोबल की जो फूड सप्लाई है उसके यहाँ से निकालेंगे। एंड इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस इसका नाम है। तो रिप्लेस आपसे पूछा जा सकता है कि रिप्लेस प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है एंड इसका एम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है WHO के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। तो WHO also released replace a step-by-step guidance 2018 for the elimination of industrially produced trans fatty acid from the global food supply। तो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो निकलते हैं उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इतना इतना यहाँ पर ट्रांस फैट रहा जा सकता है, इससे ज़्यादा फैट उसके अंदर नहीं डाल सकते। आपको जो अपना पूरा कॉम्बिनेशन है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, वो सारे आपको यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। एंड एक जो पॉइंट है कि द IFBA मतलब जो इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस कमिटेड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट इन द प्रोडक्ट बिलो 2 ग्राम पर 100 ग्राम फैट ऑयल ग्लोबली बाय 2023। तो अभी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर कम करके लगभग 2 ग्राम यहाँ पर 100 ग्राम में से यहाँ पर रहेगा, मतलब ओनली 2% यहाँ पर रहेगा। एंड इसका जो टारगेट है ये आपको ध्यान रखना है, 2023 तक का हमारे पास ये टारगेट है। तो टारगेट बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको कन्फ्यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रखना है। आपको पूरी तरीके से इसका याद रखना है कि WHO ने इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ट्रांस फैट को कम करना है, 2
2% आप ध्यान रख लेना, एंड 2023 तक यहाँ पर रखना है, ठीक है। एंड बहुत सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो 2022 के हैं, तो आपको उसके साथ इसको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूविका से रिलेटेड। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा पहले, लेकिन अब हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट स्कीम जो भी मैं कवर कराऊंगा तो उसका ही यहाँ पर पार्ट है। तो यूविका की बेसिकली आपसे सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है कि यूविका की फुल फॉर्म क्या है। तो यूविका की फुल फॉर्म है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। एंड सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये इसरो के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। तो ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। तो अंडर दिस प्रोग्राम क्या होगा, 3 स्टूडेंट ईच विल बी सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट एवरी ईयर फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी कवरिंग CBSE ICSE एंड स्टेट सिलेबस। जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हर साल यहाँ पर 9th क्लास से यहाँ पर बच्चे चुने जाएंगे, हर स्टेट से 3 बच्चे यहाँ पर चुने जाएंगे। CBSE का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, इसके अलावा ICSE का भी होगा, इसके अलावा जो स्टेट सिलेबस जो स्टेट जो बोर्ड होती है तो उसका भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सबका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरेटरी हैं, सबको इस पार्ट के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग चूजन फॉर द प्रोग्राम इंक्लूड दोज स्टूडेंट हु हैव फिनिश 8th स्टैंडर्ड करंटली स्टडिंग इन द 9th स्टैंडर्ड। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा तो जिन्होंने यहाँ पर 8th जो क्लास है उसको यहाँ पर पास कर ली हो एंड 9th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर वो काम कर रहे हो। देन इसके अंदर बेसिकली होगा कि उनको साइंस से रिलेटेड एंड स्पेस से रिलेटेड जो काफ़ी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर इनके बारे में बताया जाएगा, ताकि अभी से ही उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पर डेवलप हो एंड वो देश के लिए आगे करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आगे साइंटिस्ट बने या फिर जिस भी फील्ड के अंदर जाएं, लेकिन उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पर डेवलप होना चाहिए ताकि वो आगे जाके देश के लिए यहाँ पर काम कर सकें। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी को जो कोचिंग है उनकी फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ उनको मेरा चैनल रेफ़र कीजिए ताकि आप उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान देके। एंड आपके द्वारा मैं भी उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकता हूँ। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर के अंदर कोई भी जो लेसन है वो यहाँ पर मिस नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा लेसन यहाँ पर पब्लिश होगा सबसे पहले न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।